बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं कि मैं पेशावर चोर हूँ। दूसरे मुख्तलिफ पेशों की तरह ये भी एक पेशा है। मालूम नहीं लोग इसे बुरा क्यों समझते हैं। दूसरे पेशों में तो सिर्फ मेहनत और लगन दरकार होती है। चोरी करने में मेहनत, लगन और पेशा वराना महारत के साथ रिस्क भी शामिल होता है। अब आप कहेंगे कि दूसरों की इजाजत के बगैर उनकी दौलत लूट लेना गैर अखलाकी काम है। तो जनाब, किसी अमीर शख्स की दौलत में से हस्बे जरूरत माल ले लेना कोई गलत काम तो ना हुआ। अगर यही अमीर लोग अपनी दौलत का एक हिस्सा खुद जरूरतमंद अफराद के लिए वक्फ करें तो मुझ जैसे दूसरे कई चोरों को अपनी जान खतरे में ना डालनी पड़े। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर दौलतमंद अफराद अपनी कुछ दौलत से मुस्तहिक अफराद को सहारा दे दें तो मुआशरे से चोरी चुकारी का पेशा ही खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, अमीर लोगों की समझ में ये बात कभी नहीं आएगी। महंगे होटल्स में जाके पैसे लुटाएंगे, इलाज के नाम पे महंगे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पे लुटना पसंद करेंगे। लेकिन कोई अगर उनसे थोड़ा सा पैसा बकदर जरूरत चुरा ले तो शोर मचा मचा के आसमान सर पे उठा लेंगे। पुलिस के बड़े बड़े अफसरान तक रसाई हासिल करेंगे। टीवी अखबारों नुमाइंदों को अपनी कहानी सुनाएंगे। हुकूमत के आला ओहदेदारों से इंसाफ की अपील करेंगे और अगर चोर बदकिस्मती से पकड़ा जाए तो पूरी कोशिश करेंगे कि गरीब को फांसी में चढ़ा दिया जाए। यही वजह है कि मैं उन अमीर लोगों के महलों में चोरी करते हुए कोई शर्मिंदगी या आर महसूस नहीं करता। हाँ, मेरी कोशिश होती है कि किसी मतवस्त तबके या निचले तबके का कोई शख्स मेरी जिद में ना आए। अपने पेशे में मुहारत हासिल करने के लिए मैंने बरसों दूर दूर तक हाथ छानी थी। मुख्तलिफ उस्तादों से मुख्तलिफ हुनर सीखे थे और कुछ कारगरी सीखने के लिए तो जानकर जेल गया था, क्योंकि मतलूबा उस्ताद इन दोनों जेल में था। उसे आप मेरी लगन और जुस्तजू का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लर्जा खेज और नाकाबिले फरामोश वाकयात पेश आते हैं जो उसकी जिंदगी का रुख तब्दील करके रख देते हैं। बहैसियत चोर मैंने जिंदगी में लातादाद मुश्किल और जानलेवा हालात का सामना किया है। लेकिन जो वाकया में ज़ीशान इकबाल आज़मी साहिब की माफ़रत आपके सामने दोहराने जा रहा हूँ, उसके बारे में सोचने से आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सर्दियों की एक कहर आलूद रात थी। ठंड अपने जोरों पे थी, इसलिए रात जल्दी बाजार और सड़कों पे सन्नाटा छा गया था। मेरे काम के लिए ये एक निहायत मौजू रात थी। मैंने काफी दिन पहले एक बंगले को ताका हुआ था और मुख्तलिफ औकात में उस बंगले का जायजा लेके और इधर उधर से मालूमात हासिल करके मैंने इस अमर को यकीनी बनाया कि मेरा मतलूब हदफ कम से कम मुश्किल और ज्यादा से ज्यादा मुफीद साबित हो। मेरी मालूमात के मुताबिक बंगले के मकीन सिर्फ एक मियाँ बीवी थे और दोनों ही मुलाजमत से वाबस्ता थे। इनके अलावा बंगले में एक जुज वक्ती तो नौकर और एक कुल वक्ती चौकीदार था। मैंने ये बात बतूरे खास नोट की थी कि चौकीदार बिल्कुल मुस्तैद नहीं था और हमा वक्त उस वक्त के दरवाजे पास ही बैठा रहता था। उसकी ज्यादातर तवज्जो बंगले की बजाय रेडियो सुनने या मूंछें संवारने पे होती और मेरे नुक्ता नजर से ये बात बड़ी अच्छी थी। रात गहरी होने के बाद मैंने अपना महसूस सियाचुस लिबास पहना, जरूरी आलात से लेस होके अपना बैग कंधे पे डाला और टहलता हुआ अपने मतलूबा बंगले की तरफ चलने लगा। हस्बे तवक्को सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ था। आज हवा भी मामूल से कुछ ज्यादा सर्द और तेज थी। बिजली के महकमे की काबिल सताइश कारकर्दगी की वजह से स्ट्रीट लैंप तारीक पड़े हुए थे। सड़कों पे तारीकी का राज था। कहीं कहीं कोई इकलौता टिमटिमाता हुआ जर्द बल्ब अंधेरे से जदोजहद करता नजर आ जाता। बिजली के महकमे इस तामुन के लिए चोर बरादरी हमेशा से उनकी ममनून रही है। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि रात का ज्यादा गुजरना मेरे हक में ज्यादा बेहतर था। इसलिए मैं इत्मीनान से टहलता हुआ माहौल पे ताराना नजर डालता चला जा रहा था। दुकानें बंद पड़ी थी, घरों के खिड़की दरवाजे भी बंद नजर आ रहे थे। कभी कभार कोई आद आर राहगीर बगलों में हाथ दुबाए तेजी से चलता हुआ गुजर जाता था। मतलूबा बंगले के पास पहुंच के पहले मैं उसके मरकजी गेट के सामने से गुजरता कि सूरत हाल का जायजा ले सकूं। गेट पर एक 200 वाट का बल्ब जल रहा था।
चौकीदार शायद गेट के अंदर चारपाई डाल के लेटा हुआ था, क्योंकि रेडियो से हल्की हल्की मौसीकी की आवाज आ रही थी। मैं घूम के उकबी सिमत में पहुंचा। बंगले की उकबी दीवार के साथ एक सफेदे का दरख्त मौजूद था, जिसे मैं कई दिन पहले ही ताक चुका था। दरख्त के पास पहुँच के मैंने कमर से बंधी बेल्ट खोली और दरख्त के गिर्द घुमा के दोनों हाथों से बेल्ट के सिरे थाम लिए। ये इस किस्म के दरख्तों पे चढ़ने की एक मौसर और महफूज तकनीक थी। बेल्ट की मदद से मैं दरख्त के तने पे पैर जमाता हुआ कुछ ही लम्हों में दीवार के सिरे तक पहुंच गया। दीवार पे कांच के टुकड़े लगे हुए थे, लेकिन मैं पूरी तरह तैयार था। दरख्त से लटके लगते मैंने एक हाथ से अपने बैग की जिप खोल के चादर निकाली और दीवार पे फेंक दी। दूसरे ही लम्हे मैंने दरख्त से हाथ छोड़ के दीवार पे पैर रखे और घर के अंदर कूद गया। मेरे पैरों में मौजूद रबर सिवल के जूतों की वजह से कोई खास धमक पैदा ना हुई। मैं कुछ देर तक यूं ही दुबका बैठा किसी मुतवक्के लो अमल का जायजा लेने की कोशिश करता रहा। जब मुझे यकीन हुआ कि मेरे कूदने की आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची, तो मैं उठा और दबे पांव चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा हस्बे तवक्को लॉक था, लेकिन ऐसे ताले खोलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैंने जेब से एक एल की शक्ल की छोटी रॉड जो एक मुड़ी हुई तार निकाली। रॉड को ताले के ऊपरी हिस्से में फंसाने के बाद मैंने मुड़ी हुई तार ताले के सुराख में डाल के एक महसूस तरीके से हिलाई और फिर रॉड को घुमाया तो हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ कमरा रोशन हो गया। मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। अब इसे मैं अपनी बदकिस्मती कह सकता हूँ कि वो कमरा दरअसल किचन था, जिसके ऊपरी दरवाजे से मैं अंदर दाखिल हुआ था। किचन में उस वक्त एक मोटी औरत शबहाबी के ढीले डाले लिबास में खड़ी थी। अभी उसकी नजर मुझ पे नहीं पड़ी थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता उसने मुझे देखा। मुझे देखते ही उसके हलक से ऐसी चीख निकली जैसे उसके सामने कोई आदमी नहीं बल्कि 3 सर और 4 हाथ वाली कोई बला नमूदार हो गई हो। मैंने दिल ही दिल में उस पे लानत बेची और फुर्ती से वापस मुड़ के भागना शुरू कर दिया। अब उस औरत की चीखें पूरे बंगले में गूंज रही थी। मैंने वापस दीवार के पास पहुंच के कमर से बंधी हुई रस्सी खोली, जिसके एक सिरे पे आंकड़ा बंधा हुआ था। रस्सी को 2-3 बार झूला देने के बाद मैंने महसूस मुहारत से उसे दीवार की तरफ उछाला तो पहले ही बार में आंकड़ा दीवार में जाके फंस गया। मैं रस्सी की सर से दीवार पे पांव जमाता हुआ दीवार पे चढ़ने लगा। अभी मैं दीवार के सिरे तक पहुंचने ही न पाया था कि मुझे बंगले की तरफ से भागते हुए कदमों की आवाज आई। यकीनन बंगले के मकीन और चौकीदार वगैरह को मेरी आमद की तफसीलात मिल चुकी थी और अब वो उसी तरफ आ रहे थे। जैसे ही मेरे हाथ दीवार की मुंडीर तक पहुंचे, मैंने एक मोटी तोंद वाले गंजे आदमी को चौकीदार के साथ भाग के आते हुए देखा। मैंने वक्त को जाया किए बगैर पैर मुंडेर पे जमाए और बाहर कूद गया। बंगले की दीवार खासी ऊंची थी, लेकिन इस वक्त कोई और चारा नहीं था। हाथ पैर संभाल कर कूदने के बावजूद मेरा बायां टहना किसी पत्थर से टकरा के बुरी तरह मुड़ा और मेरे मुंह से बेइख्तियार एक राह निकली। खुद पे काबू पाके मैं जैसे जैसे उठा और भागना शुरू किया। अभी मैं गली के सिरे तक भी नहीं पहुंचा था कि चौकीदार की तेज सीटी की आवाज से पूरा इलाका गूंजने लगा। मैंने भागते भागते पीछे मुड़ के देखा। गली में टॉर्च की लहराती हुई रोशनी नजर आ रही थी। शायद चौकीदार मेरे पीछे आ रहा था। कुत्ते का बच्चा, मैंने जेरे लब उसे गाली दी और अपनी रफ्तार मुमकिन हद तक बढ़ा दी। हालांकि मेरे बाएं टहने में शदीद तकलीफ हो रही थी और बायां कदम जमीन पे रखते ही दर्द की एक लहर टहने से होती हुई मेरी पूरी टांग में सुरायत कर जाती, लेकिन मैं दांत पीछे मुसलसल भाग रहा था। मुझे अंदाजा था कि चौकीदार जल्दी मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। उसे अपनी गफलत का एहसास था कि उसके होते हुए मैं बंगले में दाखिल होने में कामयाब कैसे हो गया। अब अपनी नौकरी को बचाने और मालिक की नजर में हीरो बनने की यही सूरत थी कि वो मुझे पकड़ के अपने मालिक के सामने पेश करता। मुझे जेल जाने में कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी चोर के पकड़े जाने पे पहले सब मिलकर चोर की अच्छी खासी धुलाई करते हैं। मोहल्ले का हर फर्द, हर नौकर, हर ऐरा गैरा चोर को यूं पीटता है जैसे चोरी उसके घर हुई हो। ये चोर को सजा कम देते हैं और अपनी जाती जिंदगी की महरूमी का गुस्सा ज्यादा निकालते हैं। तेज मिजाज, मेरी बदतमीज औलाद, महंगाई, चिड़चिड़ा बॉस, कम आमदनी, तरक्की करते दोस्त, दस्तर से बाहर खूबसूरत लड़की, बुरे बीमार वालिदैन और ऐसी कई मामलात की भड़ास वो चोरी पर ही निकाल देते हैं। फिलहाल उन्हें ऐसा मौका देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। चौकीदार ने शायद मुझे देख लिया था और अब वो मुसलसल मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैं इधर उधर गलियों में घूम के उसे गुच्छा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने भी शायद आज ठान ली थी कि अपनी नौकरी नहीं जाने देगा। सालों में एक आध बार तो उसे हाथ पैर खिलाने का मौका मिलता होगा। इधर मेरी ये हालत थी कि पैर की तकलीफ की वजह से मेरी रफ्तार लम्हा ब लम्हा कम होती जा रही थी। अगर मैं जल्दी चौकीदार को अपने ताकुब से न झटकता तो वो मुझे पकड़ने में कामयाब हो सकता था।
भागते भागते मेरी नजर एक पुराने मकान पे पड़ी जो पूरी तरह से तारीक पड़ा था। आसपास के मकानों में बरामदे के बल्ब जलते नजर आ रहे थे। इसका मतलब था कि मकान खाली पड़ा था। कुछ देर छिपने के लिए ये एक ऐसी जगह हो सकती थी। वो ये सिर्फ मेरा अंदाजा था कि मकान खाली है, लेकिन इस वक्त रिस्क लिए बगैर कोई चारा नहीं था। मैंने मकान के दरवाजे पे हुनर आजमाई की और अगले ही लम्हे में मकान के अंदर था। दरवाजा बंद करते ही मैं सांस रोक के दीवार के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद बाहर से भागते हुए कदमों की आवाज आई। आवाज करीब आने के बाद लम्हा ब लम्हा दूर जाने लगी और फिर उसके बाद मालूम हो गई। चौकीदार यकीनन मेरी तलाश में आगे जा चुका था। फिलहाल मेरा यहाँ छुपे रहना बेहतर था। अभी मैं सोच रहा था कि जेब से टॉर्च निकाल के मकान का जायजा लूं कि अचानक एक आवाज ने मुझे चौंकाया। कौन है? ये एक निस्वानी आवाज थी जो मकान के अंदर कहीं से आई थी। मैं होशियार होके अपनी जगह दुबक गया। इसका मतलब था कि मकान बहरहाल खाली नहीं था। वापस बाहर जाने का मतलब अपनी शामत को आवाज देना था, और अगर इस मकान के लोग शोर मचाते तो भी बुरा खशर होना था। अभी मैं कोई लाहे अमल सोच ही रहा था कि मुझे कुछ कदम के फासले पे एक औरत खड़ी नजर आई जिसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती थी। वो इस कदर अचानक सामने आई कि मुझे हिलने का भी मौका ना मिला। अब अमलन मैं फंस चुका था। कौन हो तुम? उसने जैसे उलझन के आलम में पूछा। मेरा सहन तेजी से काम कर रहा था। उस औरत के चेहरे के तासुरात का जायजा लेने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इसे यहाँ किसी चोर की आमद की तवक्को नहीं थी। उसके चेहरे पे खौफ या परेशानी नहीं थी, सिर्फ हैरत थी। वो दरअसल मेरे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, तो मैं जान बचाने के लिए यहाँ आ पहुंचा। अगर आप मुझे यहाँ कुछ देर छुपे रहने दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैंने जल्दी जल्दी एक कहानी गढ़ के सुनाते हुए कहा। साथ ही मैंने चेहरे पे मासूमियत और शराफत के तासुरात कायम किए। परेशानी की एक्टिंग करने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं इस वक्त वाकई परेशान नजर आ रहा था। औरत कुछ देर तक खड़ी सपाट नजरों से मुझे देखती रही, फिर उसके होंठों पे एक फीली और बेजान सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। आ जाओ, अंदर आओ, ये कह के वो मुड़ी और वापस अंदर जाने लगी। मैं लंगड़ाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगा। ये एक छोटी सी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पे एक हॉल नमा कमरा मौजूद था, जिसके अतराफ में कमरे मौजूद थे। वस्ती दीवार के एक तरफ सीढ़ियां भी मौजूद थी जो यकीनन ऊपरी मंजिल को जाती थी। बाहर से यह मकान जितना पुराना और खंडनुमा लग रहा था, अंदर से उसके बिल्कुल बरअक्स था। कमरे के दरमियान एक बड़ी मेज और उसके गिर्द कुर्सियां मौजूद थी। औरत ने मोमबत्ती ले जाके मेज पे रखी। मैं भी एक कुर्सी पे जाके टिक गया। यहाँ रोशनी क्यों नहीं? आसपास के घरों में तो बिजली आ रही है, मैंने आगे पीछे देखते हुए कहा। हाँ, पता नहीं क्या होगा, पहले भी रोशनी थी, फिर पता नहीं क्यों अंधेरा हो गया। औरत ने ताज्जुब गोल मोल लहजे में कहा। अचानक किसी ने जोर से बाहर का दरवाजा दरदराया। मैं चौंक के उठ खड़ा हुआ। मैं देखती हूँ, औरत ने सपाट लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उनको मालूम है तुम इधर ही छुपा है, चोर का बच्चा। तुम्हारा कीचड़ वाला पैर का निशान इधर तक ही आया है। बाहर से चौकीदार की गुस्से से भरी आवाज आई। मैंने बेसाख्ता अपने पैरों की जानिब देखा। मेरे पैर वाकई मट्टी और कीचड़ में अटे हुए थे। अब न जाने ये कीचड़ कहाँ से पैरों में लगी थी, लेकिन अब ये सोचने का वक्त नहीं था। अगर चौकीदार इस औरत को बताता कि मैं एक चोर हूँ, तो ये मकान जो मेरे लिए जायफना था एक चूहेदान बन जाता। अब मुझे इस मकान से निकलना था, लेकिन सामने के रुख पे चौकीदार मौजूद था। चलो कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। ये सोचकर मैंने मोमबत्ती उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि हवा का एक तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। ये बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि कमरे का हवा का गुजर नहीं था। जितनी देर मैं यहाँ बैठा रहा था, मामूली सी हवा भी महसूस ना हुई थी, ना ही मोमबत्ती का शोला लहराया था। ये तो ऐसा लगा था जैसे किसी ने फूंक मार के मोमबत्ती बुझा दी हो, मगर उस वक्त मेरे पास इन बातों पे गौर करने का वक्त नहीं था। मैंने जेब से छोटी सी टॉर्च निकाल के रोशन की, उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा जो पहली मंजिल की तरफ जा रही थी। अगर मुझे किसी कमरे की खिड़की के बाहर कोई सीवरेज पाइप वगैरह मिल जाता तो मैं यहाँ से बाहर निकल सकता था। पहली मंजिल पे पहुंच के मुझे जो पहला दरवाजा नजर आया, मैं उसमें दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब नागवार सी बदबू मेरे नथनों से टकराई। शायद कमरे में चूहों का आना जाना था। मैंने टॉर्च की महदूद रोशनी में कमरे का जायजा लिया। कमरे में कद आदम अलमारी और सिंगार मेज के अलावा एक जहाजी साइज का बिस्तर भी मौजूद था, जिस पे कोई कंबल ओढ़े सो रहा था। मैंने फौरन टॉर्च का रुख जमीन की जानिब किया ताकि जो कोई भी बिस्तर पे सो रहा है वो जाग न जाए। टॉर्च बुझाने का खतरा मैं इसलिए मोल नहीं ले सकता था कि इस तरह कमरे में गुप्त अंधेरा हो जाता और मैं अंधेरे में किसी चीज से टकरा भी सकता था। मैं दबे पांव उस खिड़की की तरफ बढ़ा जो कमरे की ऊपरी दीवार में नस्ब थी। खिड़की के करीब पहुंच के मैंने फिर बिस्तर पर एक नजर डाली।
یہ کوئی عورت تھی جو 4 بچوں کو اپنے برابر لٹا کے سو رہی تھی۔ ٹارچ کا رخ زمین کی طرف ہونے کی وجہ سے مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ان کے بے حس و حرکت ہونے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب گہری نیند میں ہیں۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی کی چٹہنی گرائی، پوری احتیاط سے کھڑکی کا پٹ اس طرح کھولا کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو، لیکن یہ دیکھ کر میری امیدوں پہ اوس بڑھ گئی کہ کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی کا پٹ واپس بند کیا تو اچانک چڑچڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز سن کے میری تو جان نکل گئی، کیونکہ آواز ہاتھ سے اونچی تھی اور کسی نہ کسی آنکھ کا کھلنا لامحال تھا، لیکن اس قدر تیز آواز کے باوجود وہ سب سوئے پڑے رہے۔ میں نے تعجب سے بستر کی طرف دیکھا، نیم تاریکی میں ان کے سائے بے حس و حرکت نظر آ رہے تھے۔ یہ ایک عجیب سی بات تھی، ایک عورت اور 4 بچوں میں سے کوئی کسمسایا تک نہیں۔ میں نے ہمت کر کے ٹارچ کا رخ بستر کی جانب کیا۔ دوسرے لمحے میرے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور میں لڑکھڑا کے پیچھے کی جانب گر پڑا، کیونکہ جنہیں میں سویا ہوا سمجھ رہا تھا وہ دراصل مردہ لاشیں تھیں۔ چہرے اور جسم کا گوشت جگہ جگہ سے ادھر چکا تھا، ان میں سے جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک نہایت ہی بھیانک اور لرزہ خیز منظر تھا۔ یہ لاشیں نہ جانے کب سے یہاں اس حالت میں پڑی تھی۔ کمرے میں بو بھی انہی لاشوں کی وجہ سے پھیلی ہوئی تھی۔ میں کسی طرح خاص جمع کر کے گرتا پڑتا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر نکل کے میں کانپتا کانپتا سیڑھیوں سے نیچے پہنچا۔ جیسے ہی میں بیرونی دروازے والی راہداری کے قریب پہنچا، باہر سے کسی کے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ میں فوراً دوسری طرف پلٹا اور لنگڑاتا ہوا نچلی منزل کے کمروں کی طرف بھاگا۔ پہلے 2 کمروں کے دروازے لاک تھے۔ تیسرے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر میں نے جیسے ہی ہاتھ رکھا وہ گھوم گیا۔ میں دروازہ کھول کے اندر گھسا۔ کمرہ اندر سے بالکل خالی تھا، کوئی فرنیچر، کوئی سامان وغیرہ نہیں تھا، لیکن کمرے میں کافی سارے لوگ خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا انداز اتنا غیر فطری تھا کہ پہلے تو میری سمجھ میں نہ کچھ آیا کہ ایک خالی کمرے میں اتنے لوگ خاموش کیوں کھڑے ہیں۔ پھر میں نے ٹارچ کی روشنی کا رخ ان کے چہروں کی جانب کیا تو یہ دیکھ کے میری جان نکل گئی کہ سب کے چہرے لاشوں کی طرح سفید ہیں، سب کی آنکھیں اوپر کی جانب جڑی ہوئی ہیں۔ خیر میں نے ٹارچ کا رخ واپس زمین کی طرف کیا تو مجھے پھر جھٹکا لگا کہ سب کے پیر زمین سے 6 انچ اوپر ہوا میں معلق تھے۔ مجھ پہ بے اختیار کپکپی طاری ہو گئی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ یہ سارے لوگ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہے ہیں۔ میں گھبرا کے پلٹا، کمرے سے باہر نکل کے بھاگتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ ابھی میں راہداری میں ہی پہنچا تھا کہ کسی نے پیچھے سے مجھے جکڑا۔ میرے حلق سے چیخ نکل گئی، کہاں جاتا ہے چور کا بچہ، آج تم کو پکڑ لیا۔ یہ وہی چوکیدار تھا جو میرا پیچھا کر رہا تھا۔ بھاگو بھاگو، یہ مکان آصف زدہ ہے، یہاں بدروحیں رہتی ہیں، بھاگو۔ میں نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا بکواس کرتا ہے خبیث کا بچہ، آج ہم آصف کو بھی دیکھ لے گا مگر تمہیں نہیں چھوڑے گا، چوکیدار نے غصے سے کہا۔ اچانک مکان عجیب پرکھول آوازوں سے گونجنے لگا۔ چوکیدار نے گھبرا کے مجھے چھوڑا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آوازیں مکان کے در و دیوار سے ابھر رہی ہوں۔ یہ ایسی دل دہلا دینے والی آوازیں تھی جنہیں سن کے ہاتھ پیروں سے جان نکلی جا رہی تھی۔ اچانک چوکیدار کا جسم ہوا میں ایسے اٹھنے لگا جیسے کسی نے اسے گردن سے پکڑ کے اٹھا لیا ہو۔ خوف کے مارے چوکیدار کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی اور وہ ہوا میں بری طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اچانک اس کا جسم پچھلی جانب سے دوہرا ہوا، ساتھ ہی فضا میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز ابھری۔ چوکیدار کا ہاتھ پیر مارتا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ میرے تو جیسے اوسان ہتا ہو چکے تھے، لیکن اس وقت نہ جانے کہاں سے مجھ میں اتنی قوت آئی کہ میں ایک لمحے کا بھی رکے بغیر دروازے کی طرف بھاگا۔ میرے پیچھے کئی غیر انسانی آوازیں ابھری، لیکن میں پلٹ کر دیکھے بنا بھاگتا رہا اور مکان سے باہر آیا۔ مکان سے باہر آ کر میں نے آگے پیچھے نہیں دیکھا اور بھاگتا چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر میں اور کیسے میں اپنے ٹھکانے پہ پہنچا اور گھر میں داخل ہوتے ہی گر کے فرش پہ بے ہوش ہو گیا۔ اگلے دن نہ جانے مجھے کب ہوش آیا، مجھے تیز بخار تھا، میرا ذہن پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ نیم غشی کی کیفیت میں نے اپنے ایک ساتھی کو فون کر کے اطلاع دی کہ مجھے فوری مدد کی ضرورت ہے۔ نہ جانے وہ کب آیا، مجھے اٹھا کے ہاسپٹل لے گیا۔ یہ مجھے اس نے بعد میں بتایا کہ مجھے 3 دن تک شدید بخار رہا اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں خزیان بکتا رہا۔ میرے پیر کی موچ بری طرح بگڑ گئی جسے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگا۔ پوری طرح صحت یاب ہونے کے بعد میں پھر تجسس کے باعث اسی مکان کی طرف گیا، لیکن اس کے قریب جانے کی ہمت نہ پڑی۔ آس پاس کے گھروں اور دکانوں سے جو معلومات حاصل ہوئی ان کا لبے لباب یہ تھا کہ کافی عرصہ پہلے وہ مکان ایک عمر رسیدہ جوڑے کا تھا جن کی اولاد کوئی نہ تھی۔ کافی عرصہ بعد اولاد سے مایوس ہو کے انہوں نے ایک یتیم بچے کو گود میں لیا اور نازو نام سے اس کی پرورش کی، لیکن وہ لڑکا بڑا ہو کے ناخلف نکلا اور بری عادتوں میں پڑ گیا۔
माँ बाप ने उसकी शादी एक सीधी सादी लड़की से कर दी कि शायद शादी के बाद वो सुधर जाए, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। उल्टा उसने जायदाद के चक्कर में मुबैना तौर पे अपने माँ बाप को जहर दे के मार दिया। मशहूर यही किया कि बाप को दिल का दौरा पड़ा, माँ उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और खालके हकीकी से जा मिली। उसकी बीवी असल हालत से बेखबर थी। शादी के 6 सालों में उसके बतन से 4 बच्चे पैदा हुए, चारों की चारों लड़कियां थी। शोहर ने लड़कियों की पैदाइश के लिए उसी को मौजूम इल्जाम ठहराया और आए दिन उस पर जुल्म करने लगा। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी पे बदकारी का इल्जाम तक लगाया और कहा कि ये चारों किसी और की नाजायज औलाद हैं। बीवी ने दिल बर्दाश्ता होके अपने और बच्चों के खाने में जहर मिला के बच्चों समेत खुदकुशी कर ली। शोहर को कोई ऐसा हाथ सदमा न हुआ, बल्कि उल्टा वो खुश हुआ कि आजादी मिल गई। लेकिन माँ बाप और बीवी बच्चों की बेचैन रूहें इंसाफ की तलाश में भटक रही थी। एक दिन वो मकान में ऐसा सोया कि फिर ना उठा। कुछ दिन के बाद जब मकान से ताफून उठा तो मोहल्लेदारों ने दरवाजा तोड़ के उसकी लाश दरियाफ्त की। उसकी लाश इस हालत में मिली कि गर्दन समेत जिस्म की हर हड्डी चूर चूर हो चुकी थी, आंखें जुबान मौजूद न थी। उसके बाद वो मकान असेब ज़्यादा मशहूर हुआ। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि इस मकान में एक खौफनाक जिनजादी रहती है। जो भी रात के वक्त इस मकान में दाखिल होता है वो जिनजादी अगले दिन उसको मार देती है। कुछ लोगों ने खाली मकान देख के उस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी की पुरअसरार हालत में मौत वाक़ई हो जाती। तब से लोगों ने मकान को उसके हाल पे छोड़ा। ये सारे वाक़यात जाने के बाद मुझ पर झुरझुरी तारी हुई। न जाने अल्लाह ने क्यों मुझ जैसे स्याहकार इंसान की जान बचाई। मेरा सा नदामत से झुका। मैंने रज़ाकाराना तौर पे पुलिस के सामने गिरफ्तारी पेश कर दी और अपने तमाम गुनाहों को कबूल कर लिया। जेल से रिहा होने के बाद मैंने कुछ अर्सा मेहनत मजदूरी करने के बाद गाड़ियों की मुरम्मत का काम शुरू किया। एक रोज जिशान उस्मी साहिब अपनी गाड़ी का कुछ काम करवाने आए तो मेरी उनसे सलाम दुआ हुई। जब उन्होंने बताया कि वो एक डाइजेस्ट के लिखारी हैं, तो मैंने भी अपनी दास्तान उनके गोश गुजारी ताकि मेरी ये सबक आगोश कहानी सुन के लोग भी इबरत हासिल कर सकें।